सभी साथियों को नमस्कार। आज एक पहला लेक्चर माइक्रोवेव और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर स्पेशली ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं के लिए मैं बना रहा हूँ, जिनके लिए ये एमएससी फाइनल ईयर में एक पेपर रहता है जो कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होता है। तो माइक्रोवेव का आज हम फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे कि माइक्रोवेव क्या होती हैं, कैसे इनका एडवांटेज है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी हैं, कुछ इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि नाम में आया था कि माइक्रोवेव, तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि व्हाट इज़ द वेव। जैसा कि हम क्लास 9th और 12th तक हम पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन आती है जनरली। क्या होती है वो डेफिनेशन? द वेव इज द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। मीन्स द वेव इज ए प्रोपगेशन ऑफ ए डिस्टर्बेंस मीन्स लाइक आप अगर एक किसी तालाब में अगर एक पत्थर डालते हैं तो वहाँ कुछ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टर्बेंस टाइम के साथ साथ आगे मीडियम में प्रोपोगेट करता है, बट मीडियम के कोई कण आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन होता था क्लास 9 और 12th के टाइम पे। और इसमें होता क्या था कि कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती थी। मतलब जब आपने पत्थर डाला किसी, मान लो किसी भी स्थान पे डाला, तो वहां से कुछ तरंगे उत्पन्न हुई और वो आगे गई और कुछ दूरी पर जाके उन्होंने कुछ हलचल पैदा करी। मीन्स आपने एनर्जी कहीं और डाली थी बट उसका एनर्जी दूसरे स्थान पर पहुंची है। बट जैसे जैसे हम आगे क्लास में पहुंचते हैं, बीएससी आगे हम पढ़ते हैं कि वेव के अंदर एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन हो, यह आवश्यक नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि वेव कई प्रकार की होती हैं, कुछ में एनर्जी ट्रांसफर होती है और कुछ में नहीं होती है। और जिनमें ट्रांसफर नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो स्टैंडिंग वेव में बेसिकली क्या होता है कि उसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो मीन्स ये जो हमारी डेफिनेशन है ये अपर्याप्त है, और इसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेव क्या है, हम एक मैथमेटिकल कुछ छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। इसके स्टार्टिंग में मैं एक मैकेनिकल वेव के बारे में ये डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी ली, जिसको मान लो ये कुछ भी लेंथ है। अगर इसके अंदर किसी स्थान पर आप इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब कि आप इसको इस तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा? तब एक आपका एक ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। और जब आप इसको छोड़ देंगे, छोड़ने से पहले हम इसको एक समझते हैं। इस हिस्से को मैंने थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया है। जैसे ही आपने इसको ऊपर पकड़ के खींचा, तब इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा। और टेंशन फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंशन फोर्स निकालना है, सपोज इस पॉइंट के ऊपर हमें इस पे टेंशन फोर्स निकालना है, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है, तो आप क्या करेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे, जो आप मैंने यहाँ दिखाई है डॉटेड लाइन से। तो यह एक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब इसके आप अगर x दिशा में और y दिशा में इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, फोर्स के कंपोनेंट तोड़ते हैं, और इसी प्रकार दूसरे हिस्से में एक इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, और ऐसा काम आप हर बिंदु के लिए करते हैं। सपोज यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, हर बिंदु के लिए करते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो आपस में विपरीत दिशा में हैं, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। परंतु एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो कि इन दो फोर्सेस के कारण से आ रहा है। अब यह फोर्स क्या करेगा? जैसे आप इसको छोड़ोगे तो यह रस्सी को नीचे की तरफ पुल कराएगा, और फिर ये एक विपरीत दिशा में ऐसा शेप लेके पहुंच जाएगी। अब उसके बाद में इस तरफ भी ऐसा ही सेम घटना घटेगी, जिसके अंदर आप फोर्स के कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये ऊपर। तो बेसिकली यहाँ क्या होने लग जाएगा? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होने लग जाएगा। ये तो क्या समझाएगा कि ये रस्सी यहाँ ऊपर नीचे, ये जो डिस्टरबेंस है ये एक मोशन क्रिएट करेगा। परंतु यह मोशन मीडियम में भी आगे बढ़ेगा। उसको समझने के लिए आप देखिए, जब आप एक रिएक्टिव फोर्स लगाते हैं, तब उसके कारण से आपका एक
सॉरी रिएक्टिव फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स लगाते हैं तो उसका एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। जैसा हम सभी जानते हैं, जब आपने इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा है तो इसको ऊपर की तरफ खींचा है, तब इसके अंदर एक प्रतिक्रियात्मक बल जो कि नीचे की तरफ लगेगा, हर कण पे लगेगा। तो स्पेशली अगर हम यहाँ आते हैं, इस कण की बात करते हैं, तो ये इसका पास में जो ये पार्टिकल होगा, इसको ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगेगा, जो मैं किस कण की बात कर रहा हूं, जो कि यहाँ स्थिर है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इस कण की बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर एक ऐसा घटक लगेगा। तो इसके घटक कैसे होंगे, इसको आप तोड़ोगे तो इसका एक ऐसा कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आपका इसका इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट क्या होगा, अभी सिर्फ एक, जैसे इसमें डाउनवर्ड आ रहा था इस जो यू शेप के लिए, जो आपका रस्सी अभी हॉरिजॉन्टल है उसमें एक अपवर्ड फोर्स आ जाएगा। अब यह अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, इस डिस्टरबेंस को आगे की तरफ मूव कराएगा। तो हुआ क्या कि हमारा एक जो डिस्टरबेंस हमने जो इस रस्सी में क्रिएट किया था, वो मीडियम में क्या कर रहा है, मीडियम में वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रेवल कर रहा है। अभी अगर हम इसमें यह माने कि यह कुछ न कुछ वेग से तो जाएगा ही, एक जगह से छोड़ा है तो यह कुछ न कुछ वेग तो होगा ही इसमें, जिसके द्वारा यह किसी न किसी क्षण दूसरी पोजीशन पर पहुंचता है। तो सपोज हम इसको समझने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करता हूं मैं, जिसको मैंने वाई एक्सेस बोल दिया, और ये रस्सी के अलोंग मैंने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्स एक्सेस बोल दिया है। अभी जो यह डिस्टरबेंस था, यह v वेग से ट्रेवल करता है और किसी पोजीशन x इक्वल टू x0 पर पहुंच जाता है। तो इसके अंदर हम अगर एक ग्राफ बनाना चाहें, किसके बीच में, मैं चाहता हूं कि एक ग्राफ बनाऊं जो कि मुझे यह बताए कि मेरा y का पोजीशन, मतलब ये y के ऊपर, अगर आप यहां से देखोगे तो इस बिंदु ओरिजिन पे x पे y की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, बट यहाँ जैसे पहुंचोगे तो एक y का वैल्यू आपको मिल रहा है। ऐसे ही आगे पहुंच रहे हो तो यहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा है। तो आप अगर तो आप ग्राफ किस किस में खींच सकते हो, एक तो y को x के सापेक्ष y का, और एक दूसरा टाइम के सापेक्ष। टाइम का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं पीछे वापस से दिखाऊं तो यह जो मूव कर रहा है यह कुछ स्पीड से जा रहा है, मतलब यह डिस्टरबेंस हर पोजीशन पे कुछ टाइम बाद होगा। तो आप अगर इसमें y की वैल्यू आप देखना चाहें तो दो तरीके से देख सकते हैं कि y हमारा किस किस पे निर्भर कर रहा है। y हमारा दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो y हमारा निर्भर कर रहा है x की वैल्यू क्या है। एक मिनट में इसको आपको अच्छे से बताता हूं थोड़ा, कि मतलब सपोज देखिए कि जब आप सेंटर पोजीशन पे आप देखते हैं, मतलब मेरा कहने का यहाँ पे अगर देखोगे x इक्वल टू 0 पे y 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बट किसी टाइम, मैं एक टाइम फिक्स रख रहा हूं, जब हमने शुरुआत में रस्सी को खींचा था तो सिर्फ यहीं पे डिस्टरबेंस था, बाकी स्थान पे x पर कोई डिस्टरबेंस नहीं था। ठीक है, तो केवल इतनी सी दूरी के लिए ही आपको x का इतना सा दूरी के लिए आपको y का कुछ वैल्यू मिलेगा, जो कि अधिकतम, मान लो इसका एम्पलीट्यूड हमने अधिकतम a ले लिया है, तो मतलब इस पोजीशन पे y का वैल्यू अधिकतम a होगा किसी टाइम, जब हम टाइम क्या रख रहे हैं, फिक्स, और बाकी स्थान पे y का वैल्यू 0 होगा। अब अगर हम दूसरा काम करते हैं, हम यहाँ खड़े होते हैं या कहीं भी खड़े हुए, यहाँ भी हम मान लो खड़े होके देखते हैं, और हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ टाइम चेंज करते हैं, तो हम क्या पाएंगे, किसी टाइम, जैसे टाइम 0 होगा तब यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो y 0 मिलेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब y किस पे निर्भर कर रहा है, x व t पे निर्भर कर रहा है। तो इसी को हम इस इक्वेशन की टर्म में लिख सकते हैं कि y की वैल्यू हमें मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, a,
और वो दो चीजों पर निर्भर कर रही है, एक तो आपका x मतलब स्थान, एक दूसरा टाइम के ऊपर। अब देखो यह डिस्टरबेंस v वेग से आगे बढ़ रहा है, तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, x इज इक्वल टू, डिस्टेंस आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू v t होता है, डिस्टरबेंस ये होता है। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a फंक्शन x माइनस वी टी, मतलब जो चीज यहां x जीरो पे है वह t टाइम पहले कितनी दूरी पे होगी, तो टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये v वेग से आगे जा रहे हैं तो vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसमें से मैंने इसको क्या लिख दिया, x माइनस वी टी। अभी भी ये x व t पे निर्भर कर रहा है, v हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि यह नियत वेग से गति कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे अगर हम करना चाहें तो देखिए, अगर इस इक्वेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y का क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट ऐसा का ऐसा। अब यह फंक्शन f किस पे निर्भर कर रहा है, x माइनस वी टी पे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो x माइनस वी टी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ना कि x के रेस्पेक्ट में। और यह फंक्शन का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऐसा कैसा आ गया यह टर्म, यहां a ऐसा आ गया, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं f डैश, और बाकी यहां पे अगर आप देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस बाकी v कांस्टेंट 0, t x के सापेक्ष नहीं होगा तो 0, तो ये क्या आ गया a f डैश। अब इसी का आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो d2y dx स्क्वायर a, और इस बार इस पे यहाँ पे 2 बार हो जाएगा तो इसको मैंने क्या लिखा f डैश की जगह f डबल डैश। तो ये है एक इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसी फंक्शन को हम t के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यह कैसा रहेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह पे ये t आ जाएगा, a ऐसा रहेगा, f का इसी के सापेक्ष होगा, यहाँ पे x की जगह पे t आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसका 0 माइनस v कांस्टेंट जो का तो t का t के सापेक्ष 1, तो एक बार करोगे तो v आएगा, दोबारा करोगे तो v स्क्वायर आएगा, तो फाइनल हमारा a v स्क्वायर f डबल डॉस आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम f डबल डैश को हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको यह क्या बता रहा है कि y x के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पे एक हमने गलती हुई है, यहाँ ये x की जगह पे यहाँ t स्क्वायर होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मेरा से ये टाइपिंग में x स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पे ये होगा t स्क्वायर। सो यह क्या बता रहा है कि x y का x टाइम t व वेग के साथ क्या संबंध है। अब इस इक्वेशन को क्या बोलता है, बोल सकते हैं हम कि दिस इक्वेशन इज नोन एज द वेव इक्वेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपका फंक्शनल फॉर्म, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये f मतलब ये बताता है कि आप y f के सापेक्ष क्या चेंज करता है। फंक्शन आपका ये साइन फॉर्म में हो सकता है, कोस फॉर्म में हो सकता है, मतलब x और t कैसे चेंज हो रहे हैं जिससे आपका y मिल रहा है। तो यह है फंक्शन, साइन कोस e टू द पावर आइटा x कुछ भी हो सकता है। आप सभी दो फंक्शन मैंने यहाँ दिखाए हैं, साइन व एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों को अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे और यह इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये दो इक्वेशन जो आपकी होगी, ये a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके साथ भी अगर आप एक एम्पलीट्यूड लगा देंगे a e टू द पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों ही इक्वेशन वेव कहलाएंगी अगर यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली अब हम वेव क्या बोलेंगे, कोई भी फंक्शन जो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा वेव कहलाता है। और इस इक्वेशन को आप थोड़ा ध्यान से याद रखिए, इसको हम हमारा माइक्रोवेव में आगे
कुछ स्लाइड बाद इसको काम में लेंगे।